यूट्यूब चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। तो देखते हैं क्लास 9th प्रश्नावली 1A मनोहर रे की है। तो पहला सवाल कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक 20 और 40 के बीच की लिखना है। ठीक, तो 20 और 40 के बीच की समधन पूर्णांक तो कौन सा होगा? 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। चाहे तो अगर चाहे तो 20 और 40 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा था 20 और 40 के बीच की लिखना है। 20 और 40 को छोड़कर यानी उसके बीच की संख्या है लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो देखिए 1, 2, 3 अभाज्य पूर्णांक लिखना है। 4 तो भाज्य है, 5, 6 भी भाज्य है, 7, 8, 9 ये सब क्या है? 7 हो गया, फिर 8 भाज्य, 9 भाज्य, 10 भाज्य। तो कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो जो ये 1 होता है ये हमारा ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। तो 1 से 10 तक अभाज्य अगर पूर्णांक की बात करें तो 2, 3, 5, 7। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 2a + 1 का क्रमान्वयी पूर्णांक बताइए। क्रमान्वयी तो यह होता है मतलब क्रम से। जैसे अगर 5 लिखा है तो अगली संख्या कौन सी होगी? यानी इसमें अगर 1 जोड़ दें यानी कौन सी संख्या होगी? 6। फिर अगर इसकी अगली संख्या पूछे तो फिर 1 जोड़ दें तो कौन सी संख्या होगी? 7। यानी क्रमान्वयी का मतलब होता है एक अगली संख्या। तो 2a + 1 का क्रमान्वयी पूर्णांक कितना होगा? तो हमारी संख्या समझिए 2a + 1 ये संख्या दी हुई है और उसकी अगली अगर हम पूछें तो उसमें अगर 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2a और 1 और 1 कितना हो गया? 2। यानी 2a + 1 का क्रमान्वयी संख्या कौन सी होगी? 2a + 2। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? सिर्फ निशान चेंज हो जाता है। जैसे अगर 5 लिखा है, अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछ ले तो होता है -5। अगर माइनस का 6 लिखा है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम बोल दे तो 6 हो जाएगा। यानी संख्या सेम टू सेम रहती है, बस निशान बदल जाता है। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम की अगर हम बात करें तो होगा हमारा 2/3 ही होगा, बस क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। फिर कह रहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम में संख्या सेम टू सेम होती है, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? संख्या पलट जाती है। जैसे अगर 2/3 लिखा है तो इसका हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर लिखा है -5, यानी 5 का अगर हम पलटें तो होता है 1/5। लेकिन इसमें क्या होता है? निशान चेंज हो जाता है। इसमें निशान सेम टू सेम रहता है, बस संख्या क्या होती है? पलट जाती है। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? देखिए समझिए 1/5। लेकिन क्या होता है? निशान सेम टू सेम रहता है, निशान चेंज नहीं होता। देखिए इस गुणात्मक प्रतिलोम में निशान चेंज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? संख्या पलटती है लेकिन निशान चेंज नहीं होता है। तो ये माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है p + q और p - q के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम हमने बताया था प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस का। तो अच्छे से समझिए p + q ये है हमारा एक क्वेश्चन। ठीक, तो इसका अगर योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें तो देखिए ये इसके आगे अगर बात करें तो ये किसका है? प्लस का। तो ये किसका हो गया? माइनस का। इसी प्रकार से ये भी p - q ये ब्रैकेट में लिखा है, इसके आगे अगर हम बात करें तो ये किसका है? प्लस का। तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो देखिए अच्छे से समझिए, माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का p और ये माइनस का q। तो देखिए सब चेंज हो गया, ये प्लस का था माइनस का आ गया, प्लस का था माइनस का हो गया। अगर यहाँ पर खोलें तो ये देखिए समझिए माइनस का p हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का q। तो देखिए यहाँ पर भी चेंज हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का आ गया, जो माइनस का था वो प्लस का आ गया। यानी हमारा योगात्मक प्रतिलोम यही हो जाएगा p + q और p - q के योगात्मक प्रतिलोम की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा ये वाला और p - q के हो जाएगा आगे माइनस, फिर p - q। फिर कह रहा है यक्ष के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर 5
गुणे 3 ब्रैकेट में गुणे x कथन सत्य हो जाए। तो देखिए अच्छे से समझिए, देखिए यहाँ लिखा है 5 गुणे 3, तो ये जो 3 इसके साथ में हम अगर यहाँ पर लिख लें 5 गुणे 3 ब्रैकेट बंद गुणे 2 बराबर 5 + 3 गुणे x। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो चेंज हुआ है इसे कहते हैं साहचर्य का नियम। ये कौन सा नियम है? साहचर्य का नियम। अब अगर हम बात करते हैं, तुलना करते हैं, तो देखिए 5 गुणे 3 इधर ब्रैकेट में लिखा है और 5 गुणे 3 इधर ब्रैकेट में लिखा है, फिर गुणे में इधर लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है x, यानी x का मान आ गया हमारा 2। कह रहा है x के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 और 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है, यानी x बराबर 2। अगर x का मान 2 है तो ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है? तो वो संख्या है हमारी शून्य, क्योंकि शून्य का योज्य प्रतिलोम में हमने बताया था निशान चेंज हो जाता है तो माइनस का शून्य, लेकिन माइनस का तो कोई मतलब नहीं, यानी शून्य का जो योज्य प्रतिलोम शून्य ही होता है, यानी स्वयं का। अगर बात करें गुणात्मक में, तो गुणात्मक में एक ऐसी संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम भी एक ही होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a - 1 a + 1 सम है अथवा विषम। देखिए a क्या है? सम है। अच्छे से समझिए, तो अगर सम संख्या में से एक घटा दे, अगर हम बात करें खाली इसकी, बताइए ये क्या है? अगर a एक सम है तो ये क्या हो जाएगा? अच्छे से समझना, विषम हो जाएगा। क्यों? किसी भी सम संख्या में से, मान लो ये सम है, इसमें से जब एक घटाओगे तो ये जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई? विषम। उसी प्रकार से a जो है एक सम है, तो सम में से अगर एक घटाओगे तो विषम प्राप्त होगा, और अगर सम में एक जोड़ोगे फिर भी हमारा ये क्या है? हमारा सम है, इसमें अगर एक जोड़ोगे फिर भी हमारा विषम प्राप्त होगा। यानी अगर एक घटाओगे तो विषम प्राप्त होगा और एक जोड़ोगे तो हमारा विषम प्राप्त होगा। अब यहाँ पर अच्छे से समझिए, यहाँ पर है गुणा a - 1, यहाँ पर गुणे का निशान, ठीक समझ गए? a - 1 और a + 1 की क्या करना है? गुणा। तो विषम संख्या ये है और विषम संख्या ये है, तो इसका मतलब a - 1 और a + 1 इसकी बात करें, अगर गुणा करें तो ये क्या आएगा? जब विषम संख्याओं की गुणा होती है, कोई भी संख्या ले लो, 7 ये विषम है और ये भी विषम है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा विषम ही आएगा। तो a - 1 a + 1 जो होगा ये हमारा विषम होगा। ठीक, ये हमसे ये नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था a - 1 a + 1 सम है अथवा विषम, तो a - 1 a + 1 क्या होगा? हमारा विषम हो जाएगा। अब कह रहा संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो संख्या रेखा हम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। तो कह रहा है संख्या रेखा में 5 और 7 का योग। तो देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले तो 5 जाना है, यानी यहाँ पर हम पहुँचे 5, ठीक। फिर क्या कह रहा है? और 7 और जाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कहाँ पर पहुँच गए? 12। तो 5 + 7 का जो योग आया हमारा वो कितना आया? 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य। तो पहला एक पार्ट कह रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। 2 धन अभाज्य, कोई भी देखिए 2 अभाज्य हम ले लेते हैं, 3 और 5, यह अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन, इसकी जो हम गुणा करेंगे तो सदैव अभाज्य होगा। तो देखिए 3 × 5 = 15, तो क्या यह अभाज्य है? नहीं है। या ये समझिए
कोई दो संख्याओं की अगर गुणा करने पर कुछ भी आया तो क्या वो अभाज्य है? अभाज्य वो संख्या होती है जो किसी से ना कटे, लेकिन यहाँ पर समझिए ये 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी। कोई दो अभाज्य संख्या जैसे 7 और 11 ले लीजिए, तो इसका जो गुणन होगा वो आएगा 77। तो वो जो 77 क्या है, अभाज्य होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस 7 से भी कट जाएगा और 11 से भी, यानी ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी ये हमारा कथन सत्य नहीं होगा, क्योंकि जो गुणन आएगा वो अभाज्य नहीं होगा। फिर कह रहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता। देखिए दो धन अभाज्य पूर्णांक, अच्छा समझिए, दो धन अभाज्य यानी 3 और 5, ये दो धन अभाज्य पूर्णांक है का योग, इसका जो योग होगा जोड़ेंगे तो क्या अभाज्य होता है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। 8 आ गया, ठीक। हाँ कभी कभी हो सकता है, जैसे 7 है और 11 है, इसको भी अगर हम जोड़ें तो ये कितना आया? 18, ठीक। तो क्या ये अभाज्य होगा? नहीं, यानी ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी ये कथन क्या है? असत्य। फिर कह रहा है यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक, समझ गए, यानी ऋण, यानी ये भी ऋण पूर्णांक है और ये भी, तो तब ए और बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। देखिए अच्छे से समझिए, ए और बी कोई ऋण पूर्णांक है, जैसे मान लो एक 3 है और ये -5 है। ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, यानी ये भी ऋण पूर्णांक है और ये भी ऋण पूर्णांक है। अगर a प्लस बी, यानी इसको अगर हम जोड़ दें, यानी इन ऋण पूर्णांकों को, जैसे ये ऋण पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, अगर इसको जोड़ दें तो सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। हाँ, अगर दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो सदैव ऋण पूर्णांक ही आएगा। कितना आ जाएगा? -8। जब कोई दो ऋण पूर्णांकों कोई भी संख्या हो, जो समझिए -4 -3, अगर इसको जोड़ेंगे तो आएगा ऋण पूर्णांक ही, यानी ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि a+1 a+2 a+3, यानी ये क्रमागत है, समझ गए, क्योंकि a है उसमें एक जुड़ा, फिर एक जुड़ गया, यानी a+1 उसमें एक जोड़ा तो 2 हो गया, फिर एक जोड़ा तो a+3 हो गया। संख्या 24 से ये जो इसका गुणनफल, समझ गए, इसकी गुणा ये, फिर ये गुणा ये गुणा, यानी इसका जो गुणनफल होगा वो संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी, ये बताना है, दिखाना है। तो अच्छे से समझिए। अब देखिए यहाँ पर संख्या समझिए, क्रम से कितनी संख्या हैं? 1 2 3 4, कोई भी 4 क्रमागत संख्याएं हों, देखिए 4 क्रमागत संख्याएं, 4 क्रमागत संख्याएं जो होगी 4 से विभाज्य होगी, संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। अच्छे से समझिए क्यों, अभी बता रहे हैं। 4 से विभाज्य होगी। 4 क्रमागत संख्याएं कोई भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए स्टार्ट कर दीजिए 1 2 3 4, ठीक। इसका जो गुणनफल होगा वो देखिए 4 से विभाज्य होगा कि नहीं, ये देखिए करिए, 1 2 2 3 6 4 24, यानी ये जो 24 आया वो 4 से विभाज्य। कहीं से भी ले लीजिए क्रम, आप मान लो 5 6 7 8, ठीक। अब ये जो गुणनफल होगा वो 4 से विभाज्य हो गया, ठीक। 5 6 30 दूना 60, 6 यानी 420 आया, यानी विभाज्य होगा। अच्छे से समझिए, 4 क्रमागत संख्याएं जो होगी 4 से विभाज्य होंगी। अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं, अच्छे से समझिए, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, अच्छे से समझिए, गुणनफल 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 3 से विभाज्य होगा, ठीक। समझ गए क्यों? क्योंकि कोई भी 3 क्रमागत ले लीजिए, 5 6 7, ठीक। तो 5 6 30 7 210, ये 3 से विभाज्य है। अब बात करते हैं 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। कोई भी 2 क्रमागत ले लीजिए,
जैसे 3 और 4 क्या है, 2 से विभाज्य है, 3 चक्कू 12 यानी 2 से विभाज्य है। तो देखिए ये 4 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 यानी 4 3 12 दूना 24। तो ये जो होगा कुछ भी आप क्रमांक लीजिए वो 24 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अगर कोई 4 क्रमांक संख्या आप लेकर देख सकते हैं। देखिए 4 5 6 7। ठीक, अब देखिए ये कैसे विभाज्य होगा, ये देखिए 24 से पूरा कट जाएगा कि नहीं। तो देखिए 4 से ये कट गया, 6 से ये कट गया यानी 5 से 35 आंसर आ गया, प्लस 24 से कट गया। कहीं से भी आप 4 क्रमांक ले लीजिए, जैसे 10 11 12 और 13। अब देखिए ये 24 से हमको एक भाग देना है, पूरा भाग हो जाएगा। देखिए 12 दूना 24 और 2 से 10 को काटा 5, तो 5 गुणे 11 गुणे 13 यानी जो भी गुणा है फिलहाल पूरा विभाज्य हो गया। ठीक, कहीं से भी ले लीजिए 7 8 9 10, 4 हमने ले लिया। अब अगर हम बात करें 24 से भाग होगा या नहीं होगा, तो देखिए 2 से हमने काटा, ये आ गया 12 और ये आ गया 5। अब 4 से काटा तो ये आ गया हमारा 4 3 12 और ये आ गया 2। 3 से काटा 3 3 9। अब देखिए ऊपर बचा 7 2 3 5। फिलहाल जो भी आंसर आया ये जो 24 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक, तो यानी ये जो संख्या दी है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो 24 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है यदि a एक सम धन पूर्णांक है, समझिए a क्या है, सम संख्या है, और b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या होगी। तो अब हम बात करते हैं अगर सम संख्या की। ठीक, तो सम संख्या कौन सी होगी, तो अच्छे से समझिए a क्या है, सम है, और b क्या है, विषम है। तो यहाँ पर कह रहा है a स्क्वायर, तो a क्या है, सम है। तो a स्क्वायर यानी सम संख्या का अगर हम स्क्वायर करें, यानी सम संख्या कोई भी मान लेते हैं, जैसे मान लो 6, और इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा सम संख्या ही आती है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सी संख्या सम होगी, यानी a स्क्वायर यानी सम संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा सम ही होगा, यानी a स्क्वायर हमारा क्या है, सम संख्या है। फिर बात करते हैं b स्क्वायर, तो b क्या है, b एक विषम संख्या है, यानी विषम संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो विषम ही आता है। तो क्या ये हमारा b स्क्वायर यानी b विषम संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या वो सम होगा, नहीं होगा। तो हमको सिर्फ सम संख्याएं लिखना है, यानी कौन सी संख्या सम संख्या होगी। अब बात कर रहे हैं a प्लस b, यानी a क्या है, a सम है और b विषम है। अगर सम और विषम संख्या को जोड़ा जाए, यानी सम और विषम संख्या को जोड़ा जाए तो विषम आता है, यानी इसका मतलब ये भी हमारा ये सम नहीं है, ये भी सम नहीं है। फिर बात कर रहा है a गुणे b, यानी a क्या है, सम, और b क्या है, विषम। अगर सम और विषम संख्या की गुणा करें तो हमेशा सम संख्या आता है। देखिए 4 और 5 हमेशा क्या आया, सम संख्या। इसका मतलब ये जो होगा हमारा a गुणे b, यानी ये सम संख्या होगी, ये सम संख्या होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिए ये क्या है हमारा सम, और ये क्या है सम, और ये क्या है विषम। तो यहाँ पर समझिए ये सम संख्या यानी कोई भी ले लेते हैं, और यहाँ पर सम संख्या, उसमें अगर एक जोड़ें यानी सम संख्या ये है और सम संख्या में एक जोड़ा यानी वो विषम हो गया, और सम और विषम की गुणा क्या होती है, सम संख्या ही होती है, यानी ये भी हमारी संख्या क्या होगी, सम होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, समझिए ये है हमारी विषम संख्या, और ये विषम संख्या में जब एक जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। देखिए विषम संख्या में अगर एक जोड़े तो क्या हो गया, सम। कोई भी विषम संख्या ले लें, अगर विषम संख्या में एक जोड़ें तो क्या हो गया, सम। तो ये संख्या हो गई सम और ये हो गई विषम। तो विषम और सम की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सम। इसका मतलब b और b प्लस 1, तो ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, और ये वाली सम संख्या है, ये वाली, सिर्फ ये दो सम संख्याएं नहीं है। तो हमको कह रहा है निम्नलिखित संख्या में कौन सी सम संख्या होगी, यानी a स्क्वायर a गुणे b, a प्लस 1 b प्लस 1, ये सम संख्या है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य, यानी कथन तो सत्य है लेकिन कौन सा गुणधर्म है। तो समझिए a गुणे 8 प्लस 7, तो देखिए इस, और इधर लिखा है 3 गुणे 8,
और 3 गुणे 7, यानी 3 गुणे 8 फिर 3 गुणे 7। तो यहाँ पर समझिए ये है हमारा योग पर गुणन का वितरण नियम, गुणन का वितरण नियम, ठीक, कि इसकी गुणा होती है, फिर इसके साथ गुणा होती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा 3 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 9, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 प्लस 5 प्लस 9, संख्या सेम वही लिखी है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या 5 और 9 को जोड़े, लेकिन यहाँ पर 5 इसके साथ ले आया, तो इसे कहते हैं साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। अब देखिए यहाँ पर समझिए 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6, 2 3 6, यानी संख्या सेम है, लेकिन इसे कहते हैं क्रम विनिमय, यानी इसका क्या हुआ, क्रम चेंज हुआ, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 गुणे 5 और लिखा a गुणे 5, देखिए 5 यहाँ पर लिखा, 5 यहाँ लिखा, तुलना करने पर 3 की जगह पर यहाँ a लिखा, यानी a का मान कितना 3। ये होता है निरसन का नियम, निरसन का नियम। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। तो देखिए सबसे पहले तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब यहाँ पर संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है, तो अच्छे से समझिए। जिससे पहला सबसे लिखा है -5, तो -5 कहाँ पर है, ये वाला, यानी ए वाला जो पॉइंट है ये हमारा -5 है। फिर -2 कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं बी। फिर कह रहा है 0, तो इसको हम मान लेते हैं सी। 1 यानी डी, 2 यानी यहाँ पर ए बी सी डी ई, और 5 कहाँ पर है, ये वाला एफ। तो देखिए ये है -5, ये है -2, ये है 0, 1, 2, 5, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। प्रश्नावली 1A द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।